अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुसीफ टीवी के प्राइम टाइम बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा और मैं हूं हाफिज अब्दुल बसीर। आइए डालते हैं उसकी हेडलाइंस पर एक नजर। सोनिया गांधी पर नरेंद्र मोदी की तनकीदें हैं छिछोरेपन की अलामत। कांग्रेसी कायद और मरकजी वजीर आनंद शर्मा का बयान। कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली की सीटों को बचाने में है मसरूफ। प्रियंका लाओ और इलाका बचाओ पॉलिसी पर पार्टी है अमल पैरा। बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी का बयान। अबू आसिम आजमी का बयान है मज़ाक़-ए-ख़ैज़ इंतखाबात के पेश नजर वो खो चुके हैं अपने हवास। बीजेपी कायद एमजे अकबर ने जाहिर की अपनी राय। और तेलंगाना मसला हल करना था जरूरी, सीमांध्रा के साथ किया जाएगा इंसाफ। किसानों के दोहरा कर्ज को भी किया जाएगा माफ, सोनिया गांधी ने किया ऐलान। और नाज़रीन नजर प्राइम टाइम बुलेटिन की तफसीलात पर। कांग्रेस पार्टी के कायद और मरकजी वजीर आनंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोदी का यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और वजीर आजम मनमोहन सिंह पर तनकीदें करना मज़ाक़-ए-ख़ैज़ लगता है। ये गंभीरता नहीं है। जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की वजीर आजम की कुर्सी पर आंख लगा के बैठे हैं वो इस तरह की बात करें। श्रीमती सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनी हुई अध्यक्ष हैं। वो संसद में चुनकर आती हैं, लोग चुनकर भेजते हैं लाखों मतों से जिताकर, और इनकी उम्मीदवार की जमानत जब्त कराकर। अभी भी ऐसा होगा। वो यूपीए की चेयरपर्सन है और पार्टी के अंदर एक व्यवस्था बनाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा नेतृत्व करी हुई सरकार है यूपीए की, नेतृत्व कांग्रेस का है। इसलिए ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जिसके मैनिफेस्टो में अपनी नीतियां हैं सरकार बनाने के संदर्भ में हर चुनाव में, उसकी समीक्षा अवश्य करती है। उसके लिए कोर ग्रुप बना है। हम यहां कोई छुप के काम नहीं होता, गलत नहीं होता, पर सरकार प्रधानमंत्री और उनके मंत्री चलाते हैं। शासन प्रशासन में कोई दखल अंदाजी हमारे संगठन की अध्यक्षा या संगठन की नहीं रहती। पर अगर कल को ये कुछ कहा जाए कि प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्री चेयरपर्सन या कांग्रेस अध्यक्षा से बात क्यों करते हैं, बड़ी बेहूदगी की बात मैं समझता हूं और बेवकूफी की भी, क्योंकि जाहिर है हम उसी पार्टी के सदस्य हैं। अपने नेताओं से, नेतृत्व से बैठकर विचार विमर्श करना। बीजेपी कायद और तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने अपने बयान जारी करते हुए प्रियंका गांधी पर तनकीद की और कहा कि उनका नारा अब कुछ बदल सा गया है। वो नारा क्या है, आइए सुनते हैं सुधांशु की जुबानी। He is totally focusing since so many days in Amethi and Raebareli. This pathetic condition of Congress and gradual decay of Congress in the decades. I would like to summarize in one sentence. 1980 में जब इंदिरा गांधी पावर से बाहर थी तो कांग्रेस का नारा था इंदिरा लाओ देश बचाओ, यानी तब टारगेट देश था। 1998 में सोनिया गांधी जी जब कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, देश बचाने के लिए नहीं, कांग्रेस बचाने के लिए, यानी नारा हो गया सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। और आज ये स्थिति है कि उनका नारा है प्रियंका लाओ अमेठी रायबरेली बचाओ। सीनियर सहाफी एमजे अकबर जो कि बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, उन्होंने अपना एक बयान जारी करते हुए अबू आसिम आजमी के बयान की शदीद मजम्मत की और कहा कि इंतखाबात के पेश नजर कई अफराद अपने होशवास खो चुके हैं। ये लग रहा है कि बहुत लोग जो हैं अपना बिल्कुल होश और हवास खो बैठे और शायद हार की घबराहट इतनी बढ़ गई है कि उनका दिमाग भी मेरे ख्याल आधा गायब हो गया है और आधा 16 के बाद गायब हो जाएगा। तो ये सब बातों को मैं समझता हूं कि सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो मुसलमान है वो अल्लाह के सामने मुसलमान।
दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी सदर सोनिया गांधी ने सीएम आंध्रा के जिले गुंटूर में जल्द से आम से खिताब करते हुए कहा है कि पार्टी इलाके की आवाम के साथ इंसाफ करेगी। इसी सिलसिले में पेश मुंसिफ टीवी की खास रिपोर्ट। इज्जत व बाशऊर जिंदगी गुजारने की तरबियत हमें मजहबी दरसगाहों, स्कूलों, कॉलेजेस और जामियात से मिलती है। दुनिया की मादी रंगीनियां व ऐश परस्तियां इंसान के ज़ाहिर बातिन को मुतज़लज़िल करती हैं, तो मजहबी तालीमात उसे तस्कीन अता करती हैं। इसके बरक्स आज सियासत एक ऐसा खेल बनकर रह गया है जो इंसान को इख्तिदार हासिल करने के दावपेच सिखाता है। आजकल सियासत अखलाकी ज़वाल का शिकार होती नजर आ रही है। यहाँ फिरका परस्त अपनी कामयाबी के लिए मजहब को आले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अवाम को मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया जा रहा है। इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाया जाता है। ऐसे में गांधी परिवार, जिनमें कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी इंतखाबी मैदान में पार्टी की बका के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। सोनिया गांधी तेलंगाना के दौरे के बाद पहली बार आज सीमा आंध्रा पहुंची हैं, जहां जिले गुंटूर में एक अजीमशान जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक कौमी जमात है जो अवामी मसाइल को हल करने में यकीन रखती है। इस मौके पर इन्होंने कई स्कीमात का भी ऐलान किया। आइए देखते हैं इनकी पार्टी की जानिब से शुरू करदा स्कीमात क्या हैं। A city that symbolizes the spirit of the Telugu speaking people. I applaud and salute your achievements. This region also symbolizes India's finest secular values, which enable people of different religions and backgrounds to live and work together in peace and harmony. I do not grudge your criticism or anger. I understand your sentiment. But as you are aware, there was a long history to the creation of Telangana, and that uncertainty had to be brought to an end. To the UPA government in favor of bifurcation. And also I want to add that our late Chief Minister, YSR Dr. Y.S. Rajashekara Reddy himself had made the Congress position clear in the State Assembly in 2009. He was not against Telangana. This reorganization has been done in a manner that fully protects the interests of Simandra. The UPA and many party colleagues have worked very hard day and night to ensure that full fairness is given to Simandra. For the first time, a reorganization act passed by a parliament contains a special. नाज़रीन, अब यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। और अब बढ़ते हैं नाज़रीन मज़ीद खबरों की जानिब। आरएलडी के लीडर अमर सिंह, जो इन दिनों राजस्थान के शहर झुंझुनू में हैं, अपना एक बयान जारी करते हुए मोदी को 3-in-1 करार दिया। लेकिन मोदी प्रबंधन जरूर है। मोदी प्रबंधन बहुत जबरदस्त है और उस प्रबंधन का उत्तर देने में उनके विरोधी दल बिल्कुल अक्षम साबित हुए हैं, जिसमें कांग्रेस भी है। लहर और प्रबंधन में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत कुशल मोदी प्रबंधन है, भाजपा प्रबंधन नहीं है, मोदी प्रबंधन है। और अटल जी के ज़माने में जो काम अटल जी और आडवाणी जी और प्रमोद महाजन तीनों मिल के करते थे, नरेंद्र मोदी 3-in-1 हो गए। वो अटल जी का काम बोलने का, आडवाणी जी का काम कट्टर हिंदुत्व का, और प्रमोद महाजन का काम उद्योगपतियों से धन उगाने का। दूसरी जानिब बीजेपी के लीडर गिरिराज सिंह को आज झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। तफसीलात के मुताबिक बोकारो में एक इंतखाबी रैली के दौरान बीजेपी कायद ने
नाशाइस्ता जुबान का इस्तेमाल किया था, जिस मुखालिफत करते हुए बोकारो की निचली अदालत में शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले की समाअत करते हुए अदालत ने 23 अप्रैल को इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था, जिसके बाद गिरिराज सिंह ने पहले बोकारो को कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई थी, जिसके बाद इन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज हाई कोर्ट ने बोकारो की निचली अदालत से जारी करदा गिरफ्तारी वारंट की समाअत के बाद इसे रद्द कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की कायद हिंदी फिल्मों की साबिक अदाकारा नगमा आज इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए योगा गुरु बाबा रामदेव और गुजरात के वजीर आला मोदी पर शदीद तनकीद की, जिसके बाद सारी रैली महफिल जार होकर हो गई। हर तरफ खे खे गूंज उठे। आप लोगों ने समझ लिया सही से कि कौन है वो तो वोट मांगने फिरते हैं, इसके लिए मोदी जी के लिए, और वो नसीहत देना चाह रहे हैं राहुल जी को और दलित समाज को नीचा दिखाकर नसीहत दे रहे हैं। अरे हम उनसे पूछते हैं कभी उन्होंने मोदी जी को भी अपनी पत्नी को कैसे रखते हैं उसका नसीहत दिया है कि नहीं दिया है? उनको पहले ये कहिए कि अडानी पर तो बता दें, जब अडवाणी जी को छोड़ दिया और अडानी जी को पकड़ लिया तो उनके बारे में कौन सीरियसली उनको ले रहा है? जब वो आचार संहिता और इलेक्शन कमीशन को ही सीरियसली नहीं लेते, उनपे तो 2 FIR लग गए, तो फिर उनके बारे में कौन सोचेगा और कौन बात करेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 3000 करोड़ का अडानी 46 बीजेपी के सीनियर कायद मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन को अब महसूस होने लगा है कि पार्टी अब शिकस्त की तरफ दौड़ने लगी है, इसीलिए बौखलाहट का शिकार हो गई है। लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विदाई का बैंड बाजा तो बज ही चुका है, इनके दिमाग का ही बैंड बाजा बज चुका है। क्या कर हो गया इन लोगों को? एक के बाद एक कंपटीशन चल रहा है मोदी बैशिंग का, और एक पूरे के पूरे मानसिक, अभी तो इनके चेहरे पे जो है वो हताशा दिखाई पड़ रही थी, अब इनके सर पे चढ़ के बोल रही है। क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं ये? अरे हार जीत होती है, लेकिन हार जीत में इतना बड़ा मानसिक संतुलन कोई नहीं खोता, इसलिए हम इस तरह की चीजों को कोई बहुत महत्व नहीं देते। ये सरकार और प्रसार भारती, ये दूरदर्शन, ऐसा लगता है कि जैसे वो इमरजेंसी के काल में जी रहा हो। उनको लगता है कि अभी भी जो है वो प्रेस सेंसरशिप चलती है। अरे भैया, ये सब करने से आपकी और शीशा लेदर हुई, जो कुछ भी बची खुची साख थी इस दूरदर्शन की, वो भी ध्वस्त हो गई। कुछ लोग अपने को कानून से ज्यादा ऊपर समझते हैं और ये मानते हैं कि जो संविधान है वो खुद है, जो कानून है वो खुद है, और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष चुनाव कराए, भयमुक्त माहौल में चुनाव कराए, ये जरूरी है। और चुनाव आयोग ने हमारे खिलाफ भी कई कार्रवाई की है, लेकिन हमने जो है उस कार्रवाई पे चुनाव आयोग को चुनौती नहीं दी, हमने उसको करेक्ट करने की कोशिश की। अब वो तो जो उन्होंने कार्रवाई की चुनाव आयोग ने, उसको चुनौती दे रहा है, करे जो करना हो कर लो। तो ये तो अहंकार है। देखिए, पहली बात तो प्रियंका जी ने जो रिएक्ट किया वो जल्दबाजी में किया, हड़बड़ी में गड़बड़ी की, और उनको जब इस तरह के मुद्दों पर रिएक्ट करना चाहिए तो सारे जो फैक्ट है उसको करेक्ट करके करना चाहिए। जेडीयू कायद केसी त्यागी ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा है कि स्नूप गेट का मसला पुराना है। उन्होंने सीबीआई पर भी तनकीद की और उम्मीद का इजहार किया कि आम आदमी पार्टी इंतखाबात में कोई खास रोल अदा करेगी। देखिए, स्नूप गेट का मामला पिछले 1.5 साल से चल रहा है। सीबीआई के पास 1 साल पहले ये सारी जानकारियां थी। सीबीआई तोते की तरह से काम करती है केंद्र सरकार के इशारे पर। उसने कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। अब जब पूरा चुनाव समाप्त हो गया है और कांग्रेस पार्टी के आने की संभावना है 100 मील तक नहीं है, ऐसे में सभी आईवाश है। फिलहाल ये प्रयोग सिर्फ बनारस तक ही सीमित है। हम ऐसा मानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी के सामने जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पर, भ्रष्टाचार विरोध की कसौटी पर, पूंजीवाद क्रोनी कैपिटलिज्म को खत्म करने की कसौटी पर श्री केजरीवाल सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। लिहाजा पार्टी ने उनको एक सीमित उद्देश्य के लिए फिलहाल सपोर्ट किया है।
प्रयोग अगर कामयाब होगा तो फिर आगे भी देखेंगे। अपना भी डीएनए टेस्ट करा लें कि वो आदमी है कि नहीं। मैंने उनके डायरेक्टर का बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इसको सेंसर नहीं किया है। तो अगर सेंसर नहीं किया है तो आपके पास ये अधिकार है कि जो उसके रिलेवेंट पोर्शन है उनको जाने दें, और जो इरेलेवेंट पोर्शन है। उत्तराखंड के वजीर आला हरीश रावत ने चारधाम की यात्रा की कामयाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का ऐलान किया है और इस ज़िम्मन में अब तक के किए गए इकदाम का भी तज़किरा किया है। सड़क की राइडिंग क्वालिटी बहुत सुधार दी है और हमने जो आवश्यक लॉजिस्टिक सपोर्ट आवश्यक होता है यात्रा के सफलता के लिए, गढ़वाल मंडल विकास निगम, उत्तराखंड पर्यटक विकास निगम और पर्यटन विभाग और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, पुलिस प्रशासन आदि के कॉम्बिनेशन के साथ उसको सुनिश्चित करने का काम किया है। अनाज से लेकर के खाना बनाने आदि की जो व्यवस्थाएं हैं सब दुरुस्त कर दी गई हैं। पानी की व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। बिजली के दोनों उपाय, रेगुलर बिजली और सोलर, दोनों तरीके की बिजली के उपाय भी वहाँ पर किए गए हैं। टेंट कॉलोनीज बना दी गई हैं। वैकल्पिक हेलीपैड तैयार कर लिए गए हैं और हमारी चारधाम यात्रा कमेटी को मंदिर और मंदिर परिसर के आसपास की सारी व्यवस्थाएं सौंपी जा चुकी हैं। एसडीआरएफ, आईटीबीपी और वॉलंटियर्स जो हैं यात्रा को कवरेज देने का काम करेंगे और हमने पंजीकरण की व्यवस्था कर दी है। बीएसएनएल हमको कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रदान करेगा जो बहुत उच्च श्रेणी का होगा और हमने इस बात की भी व्यवस्था कर ली है कि सैटेलाइट और दूसरी इमेजरीज का भी सहायता की ली जाएगी और बराबर मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी तरीके की जियो क्लाइमेटिक परिवर्तन बीजेपी कायद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मीडिया से बात करते हुए ख्याल जाहिर किया है कि अब मुल्क भर से कांग्रेस पार्टी का सफाया यकीनी हो गया है और मोदी नाम की सुनामी में कांग्रेस पूरी तरह बह जाएगी। तो सुनामी में कांग्रेस का सारा कचड़ा बहेगा। कांग्रेस ने जो कचड़ा किया था वो कचड़ा बहेगा। कांग्रेस रूपी कचड़े को सफाई करने के लिए सुनामी मोदी नाम की सुनामी आ रही है। देखिए, किसी के व्यक्तिगत उसमें मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन सामाजिक नैतिकता का तो एक स्थान है और सामाजिक नैतिकता को आप नकार नहीं सकते। जो व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में जो है नैतिक नहीं है, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की उससे अपेक्षा करना बहुत कठिन। मुझे लगता है कि उनका जो बयान है बहुत ओछापन को प्रदर्शित करता है, लेकिन ये तय है कि मोदी नाम की जो सुनामी है वो कांग्रेस। और दूसरी जानिब बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए मोदी की दिफा में बयान दिया है जो कि अहमद पटेल और मोदी की मुलाकात को लेकर दिया गया है। इस विषय पे मोदी जी ने जो बोला था उस आधार पे अगर देखें, मोदी जी ने कोई टाइम फ्रेम, कोई जगह, कोई स्थान, कोई वो नहीं बताया था। बस इतनी सी बात उन्होंने कही थी। उनको स्वीकार करना न करना उनका दायित्व है। बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने स्नूपगेट मामले पर अपना बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की। गेट वाले विषय पे संवैधानिक स्थिति ये है कि गुजरात सरकार के द्वारा जांच कॉन्स्टिट्यूटेड है। कानूनी स्थिति यानी वैधानिक स्थिति यह है कि कोई शिकायतकर्ता नहीं है और नैतिक स्थिति यह है कि सरकार चंद दिनों में बदलने वाली है, आखिरी के कुछ दिनों में निर्णय ले रही है। अतः संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से तो यह निर्णय गलत है ही, परंतु इन सबसे अलग हटकर मैं राजनीतिक दृष्टि से यह कहना चाहूंगा कि यह कहना कि 16 मई से पहले हम जांच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे
कांग्रेस की तरफ से पहली औपचारिक पराजय की स्वीकारोक्ति है। कपिल सिब्बल जी का यह बयान उनकी औपचारिक, दिस इज द ऑफिशियल एक्सेप्टेंस बाय। बीजेपी के कौमी तर्जुमान विजय सोनकर शास्त्री ने दीगर पार्टियों की जानिब से जारी किए गए बयानात पर बातचीत की है। आइए हमारे नुमाइंदे इंजारुल्लाह ने क्या कहते हैं। इंतखाबात के दौरान एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक को मुतवज्जा करने की कोशिश की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के कौमी तर्जुमान विजय सोनकर शास्त्री साहब। शास्त्री साहब, एक बार फिर समाजवादी पार्टी लीडर अबू आजमी साहब ने और फिर अरविंद केजरीवाल साहब ने आज अमेठी की रैली में कह दिया है कि मुसलमान जो है वो कांग्रेस और बीजेपी को वोट ना दे। इसके पीछे क्या सियासत मानती है बीजेपी? देखिए, ये दोनों लोग जो भी बयान दिए हैं, अबू आजमी या अरविंद केजरीवाल, इनकी हकीकत बनारस के लोग बहुत मजे में जानते हैं। और खासतौर से ये लोग जो टारगेट करके जो वर्ग विशेष की तरफ बात करना चाहते हैं, वो वर्ग विशेष भी अब समझ चुका है कि किस प्रकार से प्रत्येक चुनाव में उनको छला जाता है, किस प्रकार से उनके वोट का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है केवल अपने स्ट्रक्चर को, अपने स्टेटस को बनाने के लिए। वो लोग मन बना चुके हैं। आज तो काशी में छोटे छोटे मुस्लिम वर्ग के बच्चे भी मोदी अंकल का नारा लगा रहे हैं। किसकी सरकार बनेगी तो मोदी अंकल की सरकार बनेगी, ऐसी बातें वहां चल रही है। और कुछ ये तो बाहरी नेता हैं, कुछ नेताओं ने तो यहां तक कहा है कि हम लोग मुस्लिम वर्ग के वोट को बीजेपी या उधर नहीं जाने देंगे, बल्कि आप पार्टी की तरफ भी न जाने के बारे में कहा है। लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी पार्टी को मुस्लिम वर्ग का वोट नहीं जा रहा है। मुस्लिम वर्ग का एक मेजर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र भाई मोदी को मिल रहा है। शास्त्री साहब, आखिर क्या वजह है? मुस्लिम वोट बैंक का फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी कांग्रेस दावा कर रही है, कभी अब अरविंद केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर ही मुस्लिम मतदान करें। उसके बाद अबू आजमी ने भी ऐसी ही बात करते हैं। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक पर ही आखिर निगाहें क्यों टिकी रहती हैं इन लोगों की? देखिए, ये लोग, सच बात है कि ये लोग मुस्लिम वोट को वोट बैंक के रूप में देखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी वर्ग, जाति, पंथ और संप्रदाय के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है। हमारे राजनीति का ये अंग भी नहीं है। हमने कभी भी इस प्रकार के खंड खंड में हम लोग राजनीतिक क्षेत्रों में मतदाताओं को नहीं बांटने की कोशिश की है। तो इस तरह बीजेपी का साफ कहना है कि वो किसी खास कम्युनिटी को प्रभावित नहीं करना चाहती, बल्कि तमाम लोगों को तरक्की के रास्ते से जोड़ना चाहती है। साथ ही साथ वो मुद्दों की लड़ाई लड़ती है, किसी कम्युनिटी की बात नहीं करती। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का बयान आया है और अबू आजमी ने भी जिस तरीके से बात कही है, मुसलमानों की बात कही है, वो पूरी तरीके से बिल्कुल गलत है, चूंकि वो मुद्दों से अवाम को भटकाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। बीजेपी के कायद अरुण जेटली ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि माबाद इंतखाबात नई हुकूमत तमाम अहम मसाइल पर गौर करेगी। आइए डालते हैं नजर। और बचे हैं दो, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिए जाएंगे, जो नई नियुक्तियां हैं। लोकपाल का सर्च पैनल, उसका कोरम भरा जाए और जो पिछले 5 महीने से स्नूपगेट जांच के लिए इन्हें कोई जज नहीं मिलता था, तो एक डेस्परेशन है कि उसको भर दिया जाए। ये नीयत भी है, इसका प्रयास भी है। भारतीय जनता पार्टी इन सभी मूव्स का मरकजी वजीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आनंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सीमांध्र में मोदी ने जो बयान दिया है वो मुज़ाहक का ख़ैज़ लगता है, जबकि रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम नागेज हो गई है और इन्होंने मोदी के कहे हुए अल्फाज को दोहराते हुए उनका मजाक उड़ाया है। का
सीमांध्रा में खैर उनको कुछ शौक भी है शब्दों का इस्तेमाल करने का। तो जिस तरह उन्होंने पिछले 2 दिन में कहा, निशाना लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर, कि उन्होंने सीमांध्रा की जनता की पीठ में छुरा भोंका, ये बहुत ही गलत बयान है। आंध्र प्रदेश राज्य कई सालों से परीक्षा की घड़ी से और बड़े दुखदायी वातावरण में गुजर रहा था। वहां के लोगों ने इसका नुकसान उठाया, वहां के विकास को इसका नुकसान हुआ, निवेश में नुकसान हुआ, और यही एक कारण था कि पिछले साल गुजरात थोड़ा सा आगे निकल गया एफडीआई में आंध्रा को पीछे करता हुआ, क्योंकि वहां के कष्ट को देखते हुए। नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना में जब चुनाव प्रचार किया तो तेलंगाना बनने का श्रेय बीजेपी के समर्थन को दिया। उन्होंने तेलंगाना में ये याद कराया कि जुलाई 2013 में उन्होंने अपनी ट्विटर पर तेलंगाना बनने के लिए तेलंगाना के लोगों को कहा कि ये उपलब्धि होगी उस बीजेपी के समर्थन की वजह से, लोगों के संघर्ष की वजह से। मैंने इस पर टिप्पणी इसलिए करना उचित समझा कि इनकी दोहरी जबान है और पारस्परिक विरोधी ये बात करते हैं। पिछले कल सीमांध्रा में खैर उनको कांग्रेस पार्टी के कायद मरकजी वजीर आनंद शर्मा ने अपना बयान जारी करते हुए कालेधन के मौजू पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। महीने से नेशनल और रीजनल पेपर्स में एडवर्टीजमेंट चल रही है, 2-2 पन्ने की, 3-3 पन्ने की, सितंबर महीने से, अभी से नहीं, और आप इसका पुष्टिकरण कर सकते हैं। सितंबर महीने से टेलीविजन FM चैनल्स पे चल रहा है। तो 10,000 करोड़ भी हमने बहुत कंजर्वेटिव एक नंबर दिया था, जिसमें अधिकांश 80% काला धन लगा है। हमने उनसे उत्तर मांगा था कि किसका पैसा है, देश को बताएं। उन्होंने पलट पार करके कहा कि आनंद शर्मा या कांग्रेस पार्टी बताएं, जांच करा लें। चुनाव जब चल रहा है, जांच चुनाव आयोग पर आएगा। पर क्योंकि ये उनके दल का पैसा लगता है, उनकी छवि को लेने के लिए, उनका चेहरा, उनकी सरकार, प्रधानमंत्री उनको बनाने के लिए, उनकी ताजपोशी के लिए, इसलिए जवाबदेही उधर बनती है। ये प्रश्न का उधर मरकजी वजीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आनंद शर्मा ने गांधी खानदान को भी दावत वाड्रा को भी दिफा किया है। भारत के नागरिक हैं, निजी हैसियत से वो कांग्रेस पार्टी में या भारत सरकार में या किसी सरकार में किसी पद पर आसीन व्यक्ति नहीं है। उन पर चुनाव के 6 चरण के बाद ये प्रहार एकदम से तेज हुआ, पुरानी बात बुलाकर, या तो कोई नई बात आती, ये तो 3 साल से सबको मालूम है। क्योंकि वो प्रियंका गांधी जी के पति हैं और प्रियंका गांधी जी से बौखलाए हुए हैं मोदी भी और सारी पूरी पार्टी। तो इसलिए उन्होंने ध्यान बचाने के लिए, और एक बार फिर उनकी पुरानी आदत रही, अभी आप और उम्मीद करें कुछ और भी कर सकते हैं, तो ये बात को सामने लाए। हमने तब भी कहा है, इनके पास इतने कानून के विशेषज्ञ हैं, भाई एफिडेविट फाइल कर दो, FIR फाइल कर दो, किसने रोका है? राजस्थान में तो सरकार इनकी है, दिसंबर महीने से ये सारी चीजें जो आप मुझे दिखा रहे हैं, वसुंधरा राजे जाकर मुकदमा दाखिल कर दें, किसने रोका है उनको? नरेंद्र मोदी आदेश दें, वसुंधरा राजे 2 मिनट। हरियाणा में लड़कियों के साथ बढ़ते हुए इस्मत रेजी के वाकयात पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कई खवातीन तंजीमों ने धरना दिया और इस सिलसिले में पेश है हमारी नुमाइंदा जागृति की खास रिपोर्ट। हरियाणा के भगाना नाम के एक जगह पे हुए 4 दलित लड़कियों के साथ गैंग रेप हुए मामलों को लेकर यहाँ पे उनके परिवार के साथ कई लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनको जो है न्याय मिलेगी। आइए हम उन्हीं की फैमिली से, उन्हीं लड़कियों से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और अभी तक सरकार की तरफ से कितनी मदद उन्हें मिल सकी है।
आपकी उम्र क्या है? 18 साल। आखिर ये पूरा मामला हुआ कैसे, क्या है? हम 23 मार्च को 7, 7:30 के करीब तब वहां पर एक सफेद रंग की बड़ी गाड़ी आई, उसमें 5 लड़के थे। हमें जबरदस्ती गाड़ी में डाला और हमें कुछ सुंगा दिया। रास्ते में हम चारों के साथ बलात्कार किया। उसके बाद जब हमें होश आया, हम बठिंडा के रेलवे स्टेशन पर थे, तब हमने वहां पर किसी से पूछा कि हमें यहाँ पर कौन छोड़कर गया, तो वहां किसी ने कुछ नहीं बताया। तब 2-2:30 के आसपास हमारे घर वाले राकेश सरपंच और वीरेंद्र फौजी वहां पर आए। हमें नहीं मालूम उन्हें किसने खबर की, कैसे आए। तब हमारे घर वालों को तो पीछे छोड़ दिया। वीरेंद्र फौजी और राकेश सरपंच ने हमें चाय पिलाने के बहाने ऊपर चुबारे पे ले गए। वहां हम चारों के साथ मारपीट की और हमें धमकी दी कि अगर हमारे बच्चों का और हमारा नाम आया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि किस तरीके से धमकी देकर इनके साथ जबरदस्ती गैंग रेप किया गया। ये तो हुई इनकी बात। अब हम बात करेंगे कि ऐसी लड़की से जिसकी उम्र 13 साल है और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। आपकी उम्र क्या है? 13 साल। जब आपके साथ उस तरीके की बदसलूकी की गई तो क्या आपने सबसे पहले जाकर किसे ये सारा इंफॉर्मेशन आपने दिया? मेरी माँ को। उसके बाद जब उन्होंने क्या कार्रवाई की, अपनी फैमिली वालों ने क्या किया उसके बाद? उन्हें हमें दरखास्त दी, तो हमें दरखास्त देके तो हमारी दरखास्त भी निकली, तो सरपंच का और वीरेंद्र का नाम भी काट दिया और सरपंच ने वीरेंद्र को हमें धमकी दी, तो तुम्हारा भी हमारे लड़कों का और हमारा नाम आया तो तुम्हें और तुम्हारे घर को जान से मार देंगे, और हमारे साथ मारपीट भी की। तो इस तरीके से धमकी के नाम पर इन 4 लड़कियों के साथ, जो कि एक दलित परिवार से बिलोंग करती है, उनके साथ इस तरीके से बदसलूकी की गई। एक ही परिवार के 4 लड़कियों के साथ एक गैंग रेप किया गया है, जो कि एक दलित परिवार से बिलोंग करती हैं। आइए हम उन्हीं के माँ से बात करने की हम कोशिश करते हैं। जिस तरीके से जैसे इन्होंने मुझे बताया कि अभी जैसा यहाँ बदसलूकी की गई, फिर वो आए, अपने घर वालों को उन्होंने बताया, इसके बाद आपने क्या किया? हमारे लेटलिंग सॉरी घूमने के लिए गई थी 7:30 बजे से, तो हमें सभी रात को ढूंढते फिरते रहे, कोई पता नहीं लग गया। तो हमें गए सरपंच के पास दरखास्त लिखवाने के लिए, भाई हमारे लड़के गुम हो गई तो वे दरखास्त लिख दे, हम दे के आएंगे। तो वो सरपंच बोलिया कि भाई तुम 5-10 मिनट रुको, थार लड़के का पता लगेगा। तो बोले भाई घर पे जाए, तो हमें घर पे उल्टे लगन भी आन भी लगे नहीं, तो इतने में उसको फोन आ गया, बोले भाई तुम उल्टे आ जाओ, भाई थार लड़के का पता लग गया। बोले हमारे लड़के कहाँ हैं? बोले बटंडे हैं, बोले रेलवे स्टेशन पे बटंडे हैं। तो लड़कियां चारों को बाप को ले गई, भाई थमें और किसी को मत कहना, भाई थमें चलो। ले गए तो इनको तो पीछे तार दिया, हर लड़कियां दो आप भी गए दोनों, सरपंच और वीरेंद्र। तो बोले भाई हमें इनको चाय पानी पिलाया लिया। हाँ, तो चाय पानी के बहने ले जाके ऊपर उनको धमकी देगी सरपंच ने और वीरेंद्र ने, बोले अगर हमारे बच्चा को नाम आ गया तो हमने भी और थारे घर वाले ने जान से मार देंगे, चाय पियाने ले जाने के बहने में। तो इनके थप्पड़ भी मारा वीरेंद्र ने सरपंच ने, बोले हमारे बच्चा को नाम आ गया तो हमने मारेंगे और थारे घर वाले ने जान से मारेंगे। जिन लोगों ने ये किया वो क्या ऊंचे किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं? उन्हीं के परिवार के लड़के हैं, सरपंच के हैं। तो मतलब ऊंचे घराने से ताल्लुकात रखते हैं वो? ऊंचे जाट हैं वो, हमें तो दलित हैं और वो जाट हैं। वो बोल रहे कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आपने क्या पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज नहीं कराई डर को लेकर, या आप डर से आप घर पे ही बस यूं ही बैठे रहे? घर पे गए हमारे को सुनाई तो कौन करे किसी ने, उन्हीं के सरपंच हैं, उन्हीं के आगे जो कि मैं करवाऊँ तो उन्हीं के हैं, वो भी हमारी कोई सुनाई नहीं होती वहाँ जी। देखो नहीं बाहर हम तो किसी सुनाई को नहीं होती, हमारी जय देव राय हमें। तो मतलब जब आप वहाँ पे FIR दर्ज किए, कोई कार्रवाई की, जब मांग की, तो फिर वहाँ पे सरपंच वालों ने आपको गांव से ही निकाल दिया? हाँ निकल रहे हम गांव से तो भी मिलना गया, हमने लिखड़े नहीं बढ़ रहे। अभी जब हम नहीं न्याय मिलेगा नहीं तो हम गाँव में कभी भी नहीं जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे कब से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे, कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम 16 तारीख से आए थे जंतर मंतर पर।
अभी लगे कोई हमारी सुनाई नहीं होती। तो आपने कभी केंद्र सरकार से या किसी और ऊंची नेता लोग से बात करने की कोशिश की? दूसरे नेता को जावा नहीं, वहाँ से भी गेट बंद कर दे हैं, वहाँ से भी गेट बंद कर दे हैं, हमारे को मिलने नहीं जानते हैं। जान तो कौन दे कि नहीं, भी गेट बंद कर दे हुए हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम देने के बाद इनके साथ भी, उनके परिवार वालों के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया गया, जब ये एफआईआर दर्ज करने गए तो उन्हें गांव से ही निकाल दिया गया और वो यहाँ इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि इनको न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर महिलाओं का समय कब बदलेगा। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन हरीश के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। नाज़रीन, वक्त तो चला एक वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। चेन्नई में हुए ट्रेन बम धमाकों के सिलसिले में दिल्ली में हिंदू सेना पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया है। पेशे सीमन में मुंसिफ टीवी के कासिम। की ट्रेन में हुए बम ब्लास्ट को लेकर यहाँ पे हिंदू सेना के लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से आतंकवादी हमले होते हुए जा रहे हैं, इस पे आखिर अभी तक काबू क्यों नहीं किया गया, और इन सारे मामलों का पूरा जिम्मेदार ये कांग्रेस सरकार को ये मान रही है। इनका कहना है कि यूपीए सरकार जो है मिली जुली भगत है आतंकवादियों के साथ। उन्हें पूरी तरह से मालूम है कि ये सब इस्लामिक आतंकवादी पूरी तरीके से देश में फैले हुए, लेकिन फिर भी अभी तक कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे अपने मांगों को लेकर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन हरीश के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। और नाज़रीन, दिल्ली की राजधानी दिल्ली से हमारे मुंसिफ रिपोर्टर्स की खबर पर डालते हैं नजर। एक नजर पर नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार पर महिला आर्किटेक्ट की गैर कानूनी जासूसी का आरोप है। यूपीए सरकार इसकी जांच करवाना चाहती है। यूपीए जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज को अपॉइंट करने के लिए अप्रोच कर सकती है। केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत से स्नूप गेट की जांच के लिए किसी जज को अपॉइंट करने की गुजारिश करेगी। वह जज जांच कमीशन को हेड करेंगे। होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने इकोनॉमिक टाइम्स से इस संभावित कदम की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस पर काम जारी है और कुछ हो रहा है। उन्हें नहीं लगता कि स्नूप गेट की जांच के लिए जज अपॉइंट करने पर चुनाव आयोग को ऐतराज होगा। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटालों की जांच करेगी। एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक वाड्रा की कंपनियों के नाम से राजस्थान में 2009 से 2012 तक करीब 2000 एकड़ जमीन खरीदी गई। इसके बाद मरकजी और सूबे की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने शमसी तवानाई स्कीम्स के लिए जगहों को डिक्लेयर किया। बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन के दौरान इल्जाम आयद किया कि सरकार की तरफ से वाड्रा को पहले ही जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन स्कीम और उसके मुमकिना जगहों के बारे में बता दिया गया। इससे उन्होंने किसानों से कम कीमतों पर जमीनें खरीदी और स्कीम के डिक्लेयर होने के बाद महंगे दामों पर बेच दिया। प्रियंका को बेटी कहे जाने पर नरेंद्र मोदी के चुनावी दफ्तर से जवाब आया है कि नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में प्रियंका को बेटी जैसी कहा ही नहीं है। कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और मुल्क के एक्स पीएम राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा की तलक बयानी के बाद बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के चुनावी दफ्तर से नया दावा किया गया। इसमें कहा गया है कि मोदी ने दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में प्रियंका को बेटी जैसी कहा ही नहीं है। जब प्रियंका के मोदी पर हमलों के बारे में सवाल पूछा गया तो मोदी ने कहा प्रियंका तो बेटी है, बेटी होने के नाते उन्हें माँ और भाई के लिए काम करने का हक है। इतना हक तो हमें उन्हें देना ही होगा। वह बेटी है, 10 गाली और भी देंगी तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। तो सीरियस इसलिए नहीं रहता हूँ कि कोई भी बेटी अपने भाई के विजय के लिए, माँ के विजय के लिए सब कुछ करेगी और मैं मानता हूँ इतना तो उनको हमने अवसर देना चाहिए। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आवाम से वादा खिलाफी और एक से बढ़कर एक घोटाले करने का इल्जाम लगाया है। मोदी बोले कि पानी, जमीन और आसमान तक में गबन करने वाली इस पार्टी ने मुल्क को स्कीम इंडिया बना रखा है। मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार शरद त्रिपाठी के हक में खलीलाबाद में मुनक्किदा चुनावी जलसे में ये बातें कही।
मोदी बोले कि साल 2009 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा था कि वह 5 साल में 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां कितने नौजवानों को रोजगार मिला? आप बताएं, यह धोखेबाजी नहीं है तो और क्या है? आज का नौजवान रोजी रोटी को तरस रहा है, उसे काम चाहिए। 60 साल में कांग्रेस ने यह नहीं किया। आज मेरा नौजवान रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, उसे काम चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, काम का अवसर चाहिए। और क्या मांग रहा है वो? क्या किसी नौजवान ने किसी से ये कहा कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी ला करके दो? क्या किसी नौजवान ने ये कहा कि मुझे हवाई जहाज ला करके दो? क्या किसी नौजवान ने ये कहा कि मुझे अमेरिका भेज दो? अरे वो बेचारा कहता है मेरे बूढ़े माँ बाप को पेट भर सकूं, इतना तो मुझे काम दे दो। भाइयों बहनों, 60 साल में इन्होंने नहीं किया, ये पाप किया इन लोगों ने। भाइयों, इतना ही नहीं मेरे नौजवानों, इन्होंने आपके साथ धोखा किया है। उन्होंने 2009 के चुनाव में घोषणा पत्र निकाला था और उस घोषणा पत्र में कहा था कि वो 5 साल में 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं जरा पूछना चाहता हूं, यहां कोई नौजवान है जिसे दिल्ली ने रोजगार दिया हो? जरा पूरी ताकत से बताओ, कोई है मेरे ऊपर वालों में? कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आपके परिवार में कोई है? आपके मोहल्ले में है? आपके गांव में है? मुझे बताओ भाई, ये धोखाबाजी है कि नहीं है? आपको गुमराह करते नहीं, वो खुशी लेके बैठ गए, आप मरते रहो, भटकते रहो, उनको कोई परवाह नहीं है। चुनावी समय में नेताजी की बदजुबानी जारी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने विवेकों का बयान दे दिया है। यूपी के खलीलाबाद में चुनावी सभा में अबू आजमी ने मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हुए कहा कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी के खिलाफ है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। अबू ने कहा कि ऐसे मुसलमान डीएनए टेस्ट कराए जाने के बाद आरएसएस के आदमी निकलेंगे। आजमी ने चुनावी सभा में कहा कि कोई हमदर्द है तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव है। आजमी ने लोगों से अपील की कि 7 तारीख को बता दीजिए कि मुसलमान सबसे सेकुलर है। मुसलमान एक हिंदू को अपना नेता मानता है। तमाम उलेमाओं से अपील है कि सपा को वोट करें। मेरे जैसे नहीं बल्कि इस देश के तमाम सेकुलर लोगों को घरों से निकल जाना चाहिए और उसे नेस्त नाबूद करने का एक स्कीम बनाना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश की इस पवित्र धरती पर आगे इलेक्शन लड़ रहा है। और याद रखिएगा, अब की बार इलेक्शन जो है सेकुलरिज्म बनाम कम्युनिज्म हो रहा है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, उलमाए कराम बैठे हैं, खुदा की कसम, अगर इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों से सचमुच कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव लड़ रहा है, बाकी सिर्फ बहानेबाजी है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा, उसका डीएनए टेस्ट करो, वो सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है। क्या आरएसएस वाला तो नहीं है? डीएनए टेस्ट करो उसका, वो सच्चा हो ही नहीं सकता, मैं कहना चाहता हूं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सोनिया गांधी पर नरेंद्र मोदी की तनकीदें हैं छिछोरेपन की अलामत। कांग्रेसी कायद और मरकजी वजीर आनंद शर्मा ने दिया बयान। कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली की सीटों को बचाने में है मसरूफ। प्रियंका लाओ और इलाका बचाओ पॉलिसी पर पार्टी है अमल पैरा। बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी का बयान। अबू आसिम आजमी का बयान है मज़ाक ख़ैज़। इंतखाबात के पेश नजर वो खो चुके हैं अपने होश हवास। बीजेपी कायद एमजे अकबर ने जाहिर की अपनी राय। और तेलंगाना मसला हल करना था जरूरी, सीमा आंध्रा के साथ किया जाएगा इंसाफ।
किसानों के 2 लाख कर्ज को किया जाएगा माफ, सोनिया गांधी ने किया ऐलान। और नाज़रीन, हमारे टीवी स्क्रीन पर दिया जा रहा है जिस एक शेर और उस शायर का नाम आपको पहचानना है और नाम पहचानने के बाद आप इनाम के हकदार बन सकते हैं। भी अमल होते हिंदुस्तान की शान है उर्दू जबान, ऐ काश मुक़द्दर में ऐसे भी अमल होते, ऐ काश मुक़द्दर में ऐसे भी अमल होते, उन झील सी आंखों में हम नील कमल होते। ये किस शायर का शेर है पहचानिए और हमें एसएमएस कीजिए इस नंबर पर और हर हफ्ता पाइए खुसूसी इनाम। और नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। पूरी टीम के साथ नाज़रीन, नाज़िम और हाफिज अब्दुल बसीर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मुंसिफ टीवी। शब बखैर। अल्लाह हाफिज।